कहता है कि स्पेसिफिक है, लेकिन क्या है, दैट टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। अभी इनको डिलीवरेबल स्टेट लाना बाकी है, मतलब इन तीन में से एक काम पेंडिंग है, आइदर द पैकिंग ऑफ द गुड्स और द पॉलिशिंग ऑफ, मतलब जैसे ऑयल वगैरह है, पैकेट्स में पैक होता है, टिन में पैक होता है, उसके बाद बेचा जाता है, ठीक है, तो मतलब पैकिंग नहीं हुई या फिर पॉलिशिंग नहीं हुई। अच्छा ये आप देखो टाटा संपन्न का ऐड आता है पल्सेस का, तो उसमें आता है ना अनपॉलिश्ड, और सुना ही है, दालों को पहले पॉलिश किया जाता है तो आप तक बिकने आती हैं। अनपॉलिश जो दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगती, क्या डाल दे रहा है, बट वो जो उसमें होते हैं ना, उसमें वर्च्यूज ज्यादा होते हैं वगैरह, उसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो पॉलिशिंग बाकी है ना, या फिर ग्रेडिंग, चाय होती है, चाय की लीव्स के अकॉर्डिंग उसकी होती है, ठीक है, तो इन तीन में से एक काम पेंडिंग है, कब ट्रांसफर होगी, पहले तो आप इसे डिलीवरी, यानी पैकिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, जो काम पेंडिंग है वो कर दो, फिर बायर को नोटिस दो कि आपके गुड्स रेडी है, ले, बायर को नोटिस दे दो कि आपके गुड्स रेडी हैं, ले जाओ, ओनरशिप ट्रांसफर मान लीजिए, क्या है, क्या बताओ मुझे। सेकंड केस हमने क्या लिया, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट, तो हमने क्या बोला, पहले इनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आओ, बायर को बता दो तो ट्रांसफर। अब देखो तीसरा केस, तो इस बार क्या है, डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन सेलर हैज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस को काम करना, तो प्राइस को काम करना पेंडिंग है, या तो गुड्स की वेइंग बाकी है ना, गुड्स का वजन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस, मेजरमेंट बाकी है, क्लोथ को मेजर करोगे जितना आएगा उतना प्राइस ले लो, या टेस्टिंग वगैरह पेंडिंग है, जब वो काम कर लो बायर को नोटिस दे दो, ओनरशिप ट्रांसफर। और ओनरशिप क्यों निकाल रहे हैं कि जिस ओनरशिप पे वही रिस्क उठाता है, जनरल रूल क्या कहता है, जिसकी का रिस्क, ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात की नहीं आई बताओ। इसकी बात चल रही थी हमारी स्पेसिफिक, तीन केस पढ़ा है मैंने, दोबारा रिवाइज कर लो, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, तुरंत ट्रांसफर होगी, टीवी वाला एग्जांपल लिया। दूसरा केस हमने क्या बोला, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, तो पहले उनको डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, गिव नोटिस बायर, ओनरशिप ट्रांसफर। तीसरा केस क्या कहता है कि गुड्स थिंग इज टू बी डन इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस, यानी कि टेस्टिंग पेंडिंग है, वेइंग या मेजरमेंट पेंडिंग है, काम कर दो, बायर को नोटिस। समझ आई बात की नहीं, तो इतना पोर्शन में पा रही हूँ आई, ठीक है, एक बार ओपन करते हैं, ये सब चीजें अपनी अभी जनरल चल रही हैं तो अपन लेंगे, एक बार पहले यहाँ आ जाओ, स्टेजेस ऑफ गुड्स व्हाइल पासिंग ऑफ दी प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात शुरू कर दी हमने यहाँ से, ये ले ली, प्रॉपर्टी हमारी कब पास करेगी, स्पेसिफिक या जब पार्टीज की व्हेन दे इंटेंड टू पास इट, हुआ था ना वहाँ पे, व्हेन दे इंटेंड टू पास इट। अब इनको अपन क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, तीन केसेस बन के आएंगे हमारे। पहला पॉइंट हमारा जो था कि गुड्स हमारे डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट वाला, दूसरा उनको डिलीवरेबल स्टेट में रखा बाकी है, तीसरा समथिंग इज टू बी डन इन ऑर्डर टू असर्टेन द प्राइस। अब इन तीनों केस सेपरेटली हमें पढ़ाएगा। पहला पॉइंट आ गया, स्पेसिफिक गुड्स किसमें, डिलीवरेबल स्टेट, देखो क्या था, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे स्पेसिफिक, और किसमें है, डिलीवरेबल स्टेट में है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ, इट इज इममटीरियल कि डिलीवरी या पेमेंट बाद में हुआ या पहले हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज इममटीरियल
वेदर द पेमेंट और डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरी अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, शिप तुरंत ट्रांसफर होती है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ के देख, एक्स गया शॉप पे, टीवी खरीदा, शॉपकीपर से बोला इसकी होम कि तुरंत उसकी प्रॉपर्टी इमीडिएटली। क्या बेटा, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तीन में से एक काम बाकी है, पैकिंग, पॉलिशिंग और ट्रेडिंग। तो दिमाग में रखना, ये यहाँ पे दे नहीं रहा ये वर्ड्स, दिमाग में रखना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट, और वो काम क्या है, ये काम करने बाकी है। प्रॉपर्टी या ओनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक कि ये काम ना हो जाए और बायर को नोटिस ना दे दिया जाए। पीटर जो है वो एक लैपटॉप खरीदता है इलेक्ट्रॉनिक और कहता है इसकी होम, शॉपकीपर एग्री करता है। हाउएवर लैपटॉप के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसको इंस्टॉल करने की बात चल रही है। शॉपकीपर ने प्रॉमिस किया है कि वो इंस्टॉल करेगा और कॉल करेगा पीटर को। और मेकिंग का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब शॉपकीपर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दे और बायर को नोटिस दे दे। गुड्स अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, अभी इसके अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालना बाकी था, जैसे ही डाल दे बायर को नोटिस दे दे, ओनरशिप ट्रांसफर। कह रहे क्या बताओ। नेक्स्ट आएगा इसमें, तो डिलीवरेबल स्टेट में, बट समथिंग इज टू बी डन सर्टेन द where there is a contract for the sale of specific, आपके स्टेट में seller is bound to test or something, ठीक है, for the purpose of ascertaining the price। ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो काम ना कर लिया जाए और बायर को नोटिस ना दे दिया जाए। कह रहे क्या बताओ, मुझे समझ आ गई बात की नहीं आई, बताओ। वही चीज है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये पढ़ो। इन्हें कारपेट बेचे कंपनी को, रिक्वायर्ड टू बी, जिस बिछाया जाना था, कारपेट का बेटा पूरा रोल आता है, साइजेस के अकॉर्डिंग काट के बिछाना था, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। कारपेट का पूरा रोल आता है, रूम के साइज के अकॉर्डिंग काट के क्या ले डाउन करना था, बिछाना था, ठीक है। कारपेट तो डिलीवर हो गया कंपनी के प्रीमाइसेस में, लेकिन इससे पहले कि उसे छाया जाता, कारपेट का रोल क्या हो गया, चोरी हो गया। इट वॉज हेल्ड दैट कारपेट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, क्यों, क्योंकि इसे बिछाया नहीं गया था, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, इसलिए यहाँ पर ओनरशिप अभी तक कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुई है। कौन रिस्क उठाएगा, चलो समझ आई बात की नहीं आई, तो यही चीज यहाँ पर आई होप समझ में आ गया। पहला पॉइंट था स्पेसिफिक या असर्टेन, तीन केसेस हमने यहाँ, कौन से गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती, ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस हमारा क्या कहता है वो देखो, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स पर अच्छा क्वेश्चन एक बार 6 नंबर का आया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अनअसर्टेन गुड्स, एज इट इज बात करूँ ना तो अनअसर्टेन गुड्स ट्रांसफर नहीं होती, क्या करना पड़ता है, असर्टेन करना पड़ता है। देखो भाई, देने से पहले तो ना कोई 10 बोरे गोदाम से सेलर को भी, एग्जाम्पल में याद करो, असर्टेन अनअसर्टेन गुड्स का मिला के एग्जाम्पल दिया था, सेल बाय सैंपल है, आई एम रेडी टू परचेज 10 बैग्स ऑफ व्हीट, 10 बोरे छाट के अलग रख दिए तो असर्टेन गुड्स, नहीं किए तो अनअसर्टेन गुड्स। सेलर गोडाउन में से कोई भी दे सकता पड़ा था, पर देने से पहले कोई सेलर को भी निकालने पड़ेंगे कि पड़ेंगे ना, तो अनअसर्टेन गुड्स एज इट इज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पहले गुड्स क्या करना पड़ता है, असर्टेन।
पहले गुड्स को क्या करना पड़ता है, असर्टेन। देखो इसमें 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट कहता है सेल ऑफ अनअसर्टेन बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बेच। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है गुड्स को छाट के अलग दिखाना। सिलेक्शन ऑफ गुड्स द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, सेलर और बायर दोनों की मर्जी से तो छाट करके अलग रखना। और अगर छाट के गुड्स अलग रखोगे तो क्या बन जाएंगे, असर्टेन। असर्टेन होता है ट्रांसफर, असर्टेन होता ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। समझ आई बात की नहीं आई? एक बार क्वेश्चन आया हुआ तो आपका पहला अटेम्प्ट था सीए फॉर्म का, शॉर्ट नोट पूछ रखा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या होता है वो मैं एक बार समझा देती हूँ, इस पे शॉर्ट नोट आएगा तो अभी अपन ICI आप लिंक। अप्रोप्रिएशन का मतलब कंसेंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स में क्वालिटी और क्वांटिटी के ताकि क्या हुआ है उस डिलीवरेबल स्टेट में होने। अप्रोप्रिएशन अनकंडीशनल होना चाहिए, आप अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं लगाओगे। अप्रोप्रिएशन अनकंडीशनल होना चाहिए। इट कैन बी आइदर द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और द बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर। तो सेपरेट किया जाएगा ना, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड आइदर इट कैन बी विद द कंसेंट सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर और द बायर विद द। ये कंसेंट आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इट कैन बी गिवन प्रीवियसली, इट कैन बी गिवन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, सब्सिक्वेंटली। यही सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके शॉर्ट नोट। अप्रोप्रिएट शॉर्ट में बोलूं, अनअसर्टेन गुड्स कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स असर्टेन हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने बोला अगर गुड्स गया डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग तो कब ट्रांसफर होगा, अप्रोप्रिएशन। और अप्रोप्रिएशन गुड्स को छाट के अलग रखना दोनों की। जब गुड्स को छाट के अलग रखोगे तो इसका मतलब गुड्स असर्टेन हो, असर्टेन हो गए तो मतलब ओनरशिप। क्या बताओ। अब इसी चीज का सेकंड पॉइंट भी आपको बता देती हूँ, फिर दोनों को आप थ्योरी से करेंगे और फिर से प्रैक्टिकल, तीनों काम अभी करेंगे। डिलीवरी टू द कैरियर, एक रूल है रिगार्डिंग डिलीवरी। डिलीवरी का रूल कहता है टू कैरियर डीम्ड डिलीवरी बायर, डिलीवरी टू कैरियर डीम्ड बायर। जैसे ही गुड्स की डिलीवरी किसको दी, कैरियर वाले को, क्या मानते हैं इनकी डिलीवरी बायर को हो गई। रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या कहते हैं कि गुड्स स्टेट लाने तक के खर्चे तो सेलर के। अभी आगे पढ़ोगे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। एक रूल आएगा उसको डिलीवरी स्टेट में लाने तक के खर्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की, आगे के सारे खर्चे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। तो मतलब जैसे ही गुड्स को डिलीवर कर दिया गया किसको, कैरियर वाले को, और क्या बोला कि इसको आगे किसको दे दो, बायर को, वैसे ही ओनरशिप मान लेंगे बायर को ट्रांसफर। मान के क्या चलता है कि मीन्स ऑफ कैरियर बायर का है, ये पॉइंट मान के चलता है कि मीन्स ऑफ कैरियर का है बायर का, तो ट्रांजिट का लॉस किसका होगा, बायर का। समझ आई बात। तो जैसे ही कैरियर वाले के पास गुड्स तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। डिलीवरी, एक लाइन लिख लो, डिलीवरी टू कैरियर डीम्ड डिलीवरी टू बायर, डिलीवरी टू कैरियर डीम्ड बायर। डिलीवरी टू कैरियर डीम्ड, कोई चीज कैरियर वाले को दे, कैरियर वाले का मतलब आ रहा है ना, मैं इतनी देर से ट्रांसपोर्ट वाला है ना, तो जैसे ही कुछ उसको दे दिए क्या मिलेंगे, बायर को मिल गए, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, एक लाइन यहाँ आगे आ रही है, प्रोवाइडेड द सेलर हैज नॉट रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ, ये अभी आगे आएगा,
राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स में क्या होता है, ओनरशिप सेलर अपने पास रख लेता है, वहां पर डिलीवरी कैरियर डिक्लेयर नहीं होती, एक्सेप्शन है ये एक तरीके का। अभी आगे हमें पढ़ना है इसी चार्ट में राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ, तब बताऊंगी ये। अभी यहाँ तक समझ आ गया क्या, ये बताओ। जैसे गुड्स कैरियर वाले को दिए क्या मानेंगे, बायर को मिल गया, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर, ठीक है। ले लूँ आईसीआई से, बोलो बेटा, तो एक बार आईसीआई से इसने क्या बोला यहाँ पे, मस्ट बी असर्टेन्ड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए, ये लिखा है। तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए। आगे क्या आ रहा है देखो, दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस क्या कहता है हमारा, को बेचा गया है बाई डिस्क्रिप्शन, और दूसरा डिलीवरी टू कैरियर, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। पॉइंट को देखते हैं, where there is a contract for the sale of unascertain goods or goods by description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either the seller with the consent of buyer or the buyer with the consent of seller, the property in goods passes to the buyer। मतलब अगर गुड्स को बेचा गया है बाई डिस्क्रिप्शन, अनअसर्टेन गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स हैं, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, व्हेन अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और अप्रोप्रिएशन पे गुड्स तुम्हारे कैसे बन जाते हैं, असर्टेन, असर्टेन होते ही ओनरशिप ट्रांसफर। ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी सकती है, ठीक है। इस पॉइंट में शॉर्ट नोट, ठीक है, कौन सा आ गया है इस पार्ट में, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, तो ना एग्जाम में आया हुआ है। अप्रोप्रिएशन ऑफ क्या कहते हैं देखो, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, इंटेंशन ऑफ यूज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड द बायर। अप्रोप्रिएशन selection of goods with the consent of buyer and seller both for the purpose of performing the contract known as appropriation, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस कौन से गुड्स के लिए होना चाहिए, अनअसर्टेन या गुड्स उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के होने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, डिलीवरेबल स्टेट में होने, अप्रोप्रिएशन अनकंडीशनल होना चाहिए, या तो सेलर विद द असेंट ऑफ बायर या तो बायर विद द असेंट ऑफ सेलर, था ना, सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और द बायर विद द असेंट ऑफ, ये असेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और साइड भी, पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी। यही पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ, इस पे शॉर्ट नोट आए तो लिख लो अप्रोप्रिएशन, और हेडिंग अच्छे से पढ़ के करके आना एग्जाम में आए तो। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज टॉपिक ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, appropriation of payment is topic of contract act 5967। डेटर की इच्छा पर, ना बोले तो क्रेडिटर की इच्छा पर, दोनों ना बोले तो फीफो मेथड, और अगर सेम डे की याद आ रहा है तो वो अलग टॉपिक था, कहाँ पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वैसे तो क्या है, आपको एक्ट का नाम क्वेश्चन देता है वो, आपको किस एक्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इन केस ना दे तो थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना पड़े। कल एक बच्चे का आया और मुझे बहुत अजीब सा लगा, मतलब पर ऐसी सिली मिस्टेक कोई और ना करे, लगा एक बार क्लास में बता दूं। अपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं लॉ, हर क्वेश्चन नंबर का होता है 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, इसीलिए कहते हैं मॉक टेस्ट सारे देने चाहिए, ठीक है, और बाकी 5 में से क्या करने होते हैं, 4, तो मतलब 1 की होती है। वाइस क्लियर है कि नहीं बताओ, बोले मैम बेसिक्स बता रहे हो वापस से, क्या करूं, कल ऐसा एक क्वेश्चन सामने, मैम क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया, बाकी 5 कर दी। अब किसी बार गुस्सा भी आ रहा होता है ना तो कंट्रोल करना पड़ता है इंसान को, क्या करें, शुरू से गाते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना ही पड़ता है।
आपकी जो एक आंसर राइटिंग की बेकार हो गई, तो चेक ही नहीं करेगा। नंबर 1 कंपलसरी है तो है ना। एक तो ये दिमाग में बिठा लो भाई, किसी के दिमाग में अभी तक नहीं बैठी हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, ठीक है। और दूसरा, और अभी तक आईसीआई कहता है कि आप सेकंड वाइट है, टाइम है, तो आपको एशियन पेंट्स नेरोलैक करने हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ऑन अ वाइट पेपर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। नहीं लिख के आओगे तो तुम्हारा पूरा कागज पूरा ही रह जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कलर यूज मत कर देना। यहाँ पर पीडीएफ के अंदर कलर्स दिखते हैं एक्चुअली, मैंने तो कलर्स इसलिए यूज किए कि प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट में बोरिंग हो जाता है। समझ रहे हो ना बात। मुझे तो तुम लोगों को देने थे तो मैंने मेहनत की, तुम्हें आईसीआई को देने ना तो उसका क्या कहना है, हमें तो कोरे ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देखना ना, कलर्ड पेन वाली कोशिश करनी। डोंट यूज एब्रीवेशन, बार बार कह रही हूं, एब्रीवेशन यूज मत करना। शॉर्ट फॉर्म आपके लिए नहीं, मेरे लिए है। कई जगह मिलता है विद, मैम ने लिख दिया विद भी लिख दिया, मैम ने विच भी लिख दिया, है ना। अकॉर्डिंग के लिए मैम ने लिख दिया क्या, अकॉर्डिंग। अब भाई तुम अकॉर्डिंग मत लिखाना, तुम्हें तो पूरी अकॉर्डिंग लिखना है। कहता वो शॉर्ट फॉर्म तुम्हारे लिए नहीं है, पूरा लिखना है। कई जगह क्या होता है, हम लोग शॉर्ट में लिख जाते हैं, बेटा वो गलती आपको नहीं, याद रहेगी ना चीजें। होपफुल हूं मैं, आपको पहले से पता थी। फिर भी मैंने क्या बोला, कल वाले इंसिडेंट को देखते बोले एक बार बच्चों बता दो, ऐसी गलती करके नहीं आना कोई, ठीक है। ये समझ आ गया कि नहीं आया, बताओ फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाते किस पे, सेकंड पे। सेकंड में तो सिंपल सा रूल था, डिलीवरी टू कैरियर। सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए किसको, कैरियर और बेली, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, और उसने ये राइट रिजर्व नहीं किया, तो क्या माना जाएगा कि गुड्स अप्रोप्रिएट हो गए, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। डिलीवरी टू कैरियर, डिम्ड बायर, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी किसकी, कैरियर वाले को, क्या मानेंगे, ट्रांसफर हो गई बायर को, प्रोवाइडेड उसने सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व। अगर सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर लेता है तो वो ओनरशिप अपने पास रख लेता है, वहां पर डिलीवरी कैरियर बायर। यहाँ तक समझ आई चीज। देखिए इसमें एक दिया हुआ एग्जाम्पल ये करा देती हूँ, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट ऑफ नहीं और होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, याद करो। रेलवे के थ्रू माल भेजा तो हो गया, रेलवे पार्सल दे दिया वर्ड। बिल ऑफ लेडिंग आपका क्या हो गया, या प्लेन के सामान गया तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में था। इज मेड आउट इन द नेम ऑफ दी, अगर बिल ऑफ लेडिंग बायर के नाम से बना दी, क्या हुआ, बायर को ट्रांसफर हो गई, एंड इज सेंड टू हिम, द ओनरशिप पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब अगर रास्ते में कुछ डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस किसका, सेलर का नहीं है, किसका है, बायर का। इसकी ओनरशिप उसका रिस्क, इसकी ओनरशिप उसका रिस्क। एक एग्जांपल और दिया, एम ने प्लेस किया ऑर्डर फॉर बुक, द बुक सेलर से क्या कहा, सेंड द बुक बाय कोरियर, पेमेंट ऑफ बुक वाज टू बी मेड बाय सेलर, सेंड द बुक्स बाय कोरियर। बुक रास्ते में खो गई, सिंपल रूल लगाओगे, डिलीवरी टू कैरियर टू बायर, सेलर की ड्यूटी खत्म, उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने भेज दिया। जैसे ही गुड्स किसको दिए, कैरियर वाले को, क्या मानते हैं, बायर को मिल गए। सही बात की नहीं आई बताओ। सेलर wants the buyer to bear the loss, accordingly it is an unconditional appropriation of goods, because of which the buyer has become the owner of the goods, he will be liable to bear दिए कैरियर वाले को, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर, मान ली। कह रहे क्या बताओ, इसका एक कराती हूँ तुम्हें प्रैक्टिकल, मिस्टर सैम्बल करके क्वेश्चन, पीछे
को मिल रहा हो तो मुझे पहले बता देना भाई। मिस्टर सैम्बल करके कोई आ रहा है क्या? तो डेफिनेटली सेकेंड ग्रुप चिल्ड्रन। आपकी एमसेट में आप से आगे मैं ऐड करवाया था एक्चुअली, तो फिर ऐसे ही से पुराने वाली ओपन हो गई। इस वाली मैं देखती हूँ मैं वैसे। इसमें ईयर भी तो नहीं आ रहे, अदरवाइज ईयर्स एंड डले करवा तो देती हूँ। बुकी अलग पेन पुरानी हट पड़ेगी। ये वाला है, तो पुराने वाले खोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। आप वाले में पेज नंबर क्या रहा है आपकी बुक? 134। क्वेश्चन एक बार देख लेना 134 पेज नंबर पे। मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, वो पेज नंबर आपको नहीं पे। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये क्वेश्चन मेन एग्जाम का है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। आई थिंक आप वाले में तो ईयर भी लिख के आ रहा होगा। क्या दिया हुआ है देखो इसमें, मिस्टर सैम्बल है वो एग्री करते हैं कॉटन खरीदेंगे 100 बेल्स ऑफ कॉटन। किससे? मिस्टर वरुण से, आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक। इसके लार्ज स्टॉक में से 100 बेल्स ऑफ कॉटन देंगे। उन्होंने अपने आदमी को भी भेजा है टू टेक ऑफ दी। पैकिंग हुई थी सिर्फ 60 बेल्स की, और बाद में क्या हुआ, आग लग गई और पूरा का पूरा स्टॉक इंक्लूडिंग 60 बेल्स डिस्ट्रॉय हो गया। आपको ये बोला गया है कि हु बियर द लॉस एंड टू व्हाट एक्सटेंट। कितना लॉस और कौन? 2 सेक्शन लगेंगे तुम्हारे। एक तो तुम्हारा देखो क्या आएगा, सेक्शन नंबर 18 रेड विथ सेक्शन क्या हुआ है ना, ऐसे मेन सेक्शन 20। अनअसर्टेन गुड्स का सेक्शन क्या है तुम्हारा 23। तो 23 सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब गुड्स असर्टेन हो जाए, जब गुड्स का अप्रोप्रिएशन हो जाए, जब उनको छाट के अलग रखवा दिया जाए। तो 60 बेल्स थे ना, तो अगर छाट के अलग रखवा दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, 60 की ओनरशिप तो बेटा बायर को ट्रांसफर हो गई, तो इनका लॉस कौन उठा लेगा? बायर। बायर कौन है? मिस्टर सैम्बल। ठीक है, और रिमेनिंग 40 का मिस्टर वरुण। और अगर इनको छाट के अलग नहीं रखवाया गया विद द रिप्रेजेंटेटिव, देन पूरे के पूरे का कौन? मिस्टर वरुण लॉस उठाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो लग रहा है तुम्हारा सेक्शन नंबर 23, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनअसर्टेन गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। पहला पॉइंट लगेगा। ठीक है, एक और चीज इसके साथ में पूछा क्या है, रिस्क कौन उठाएगा? चार्ट खत्म हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद में एक सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर कहता है जिसका रिस्क, ओनरशिप का रिस्क। बोलता है कि भाई अनलेस अदरवाइज एग्रीड गुड शैल रिमेन एट सेलर रिस्क।
जब तक कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती, और जैसे ही ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, रिस्क भी बायर, इसकी ओनरशिप का रिस्क। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 26। अभी यहाँ क्या लिखा है वो पढ़ो। सेक्शन 23 क्या कहते हैं? इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि हमारे असर्टेन ना हो जाए। अनअसर्टेन गुड्स में क्या करना पड़ता है? सर्टेन करना पड़ता है। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स of that description and in deliverable state are unconditionally appropriated, either the seller with the assent of buyer or the buyer with the assent of seller. Ownership transfers to the buyer. This consent can be express or right. पूरा appropriation बताया है, पूरी appropriation characters बताई है, देख लो आप कैसे उन्हें अनअसर्टेन या फ्यूचर, इसमें डिलीवरी स्टेट में, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी में वैसे ही होने चाहिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बात थी, ठीक है। इट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, seller with the consent of buyer or the buyer with the consent of seller. This consent can be express or implied, can be given or afterwards. सेम है ना, तो वही प्रोविजन आ गया तुम्हारा। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, आईसीआई बेटा दोनों अजम्पशन पे आंसर देता है, और अगर ये क्वेश्चन पहली बार आता तो मैं क्या आंसर देके आती, 60 में तो रिस्क किसका, बायर का, 40 में किसका, सेलर का, लेकिन आईसीआई दोनों अजम्पशन देगा तो हम भी दोनों अजम्पशन डाल के आए। क्या लिखा है देखो, बेस्ड ऑन 2 अजम्पशन। पहली अजम्पशन, अगर इनको सिलेक्ट किया गया है विद द कंसेंट ऑफ बायर्स रिप्रेजेंटेटिव, 60 की ओनरशिप ट्रांसफर किसको, बायर को, और 40 की किसके पास है अभी, सेलर के पास। तो 60 का लॉस कौन उठाएंगे, मिस्टर सैम्बल, और 40 का कौन उठाएंगे, मिस्टर वर्मा, ठीक है। अब देखो, इफ द बिल्स हैव नॉट बीन सिलेक्टेड ऑफ बायर रिप्रेजेंटेटिव, अब क्या है भाई, पूरे के पूरे का लॉस कौन उठाएगा, मिस्टर वर्मा। क्या रहे, क्या बताओ, समझ आई बात की नहीं आई बताओ। अगर इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और डाला है इन्होंने, देखो अब यहाँ इस वाली बुक में से करा दूंगी आप बाद में, लेकिन आपको आंसर कौन सा लेना है, मिस्टर सैम्बल वाला। आपको यही वाला आंसर देके आना है, मिलते जुलते आंसर आईसीआई ने अलग अलग दे रखा है, आप आंसर कौन सा फॉलो करना, ये आपके पास एग्जाम में आया मिस्टर सैम्बल वाला क्वेश्चन। अनअसर्टेन गुड्स के साथ क्वेश्चन कौन सा करोगे, सैम्बल वाला कर लेना फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आएगा क्या बताओ, कर लोगे क्या बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये हमने कवर कर लिया टॉपिक हमारा, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनअसर्टेन्ड। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हमने ले लिया, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या आ रहा है, ये टॉपिक तो अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस, सेक्शन नंबर 24। यहाँ पर हमारे यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और कई बार 6 नंबर का आता है, कई बार 5 नंबर का आता है, और में भी डालना चाहे तो डाल सकते, तभी डाल सकते। तो आपको ये करना बहुत अच्छे से, सेक्शन नंबर तक याद करोगे। 23 में अनअसर्टेन वाला था, 24 में आपका ये लगातार कर लेना याद, 23-24 याद करना है। 24 इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब तुम्हें पसंद आया तो क्या मान लेंगे, सेल, और अगर पसंद नहीं आया तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएंगे। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, पसंद आ गया तो सेल, होगा चीज रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। क्या दिए हुए 3 केस। पहला केस क्या कहता है, अगर बायर खुद बता दे मुझे गुड्स पसंद है, जैसे ही वो बताएगा ओनरशिप ट्रांसफर्ड। पहला केस पढ़ो, when the buyer signifies his approval or acceptance to the, बायर ने खुद ने बोल दिया मुझे गुड्स पसंद है, तो जैसे ही वो नोटिफाई करेगा, जैसे ही वो बताएगा ओनरशिप ट्रांसफर। दूसरा, बायर जो है वो अपना अप्रूवल तो नहीं देता लेकिन गुड्स भी वापस नहीं करता, ठीक है। देन ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टाइम लिमिट और ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम लिमिट ट्रांसफर्ड। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे ही बना लेना चाहे तो, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ए ने बी बेचे सेल और बेसिस पे, और क्या बोला, 10 दिन के अंदर अंदर पसंद आए तो रख वापस कर देना, ठीक है। बी कुछ बोलता नहीं है, ये 10 दिन के बाद भी क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो 10 दिन बाद ओनरशिप
ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। सपोज करो सेल और रिटर्न बेसिस, इस बार कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट जिंदगी भर के लिए तो तुम्हारा वेट कर, टाइम लिमिट एक्सपायर होते ही काम खत्म, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, इसको बायर को, क्योंकि गुड्स वापस नहीं कर रहा तो यही मानेंगे ना, गुड्स तो अपने पास रख रखे हैं, हाँ ना बता नहीं रहा। ऑन एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट और ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम लिमिट। आगे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है तो अच्छे से समझना। बायर डज समथिंग, बायर ऐसा कोई काम करता है जो गुड्स को एक्सेप्ट करने के बराबर है। बायर ऐसा कोई काम करता है जो गुड्स को एक्सेप्ट करने के बराबर है, मतलब गुड्स को आगे किसी और के पास गिरवी रख देता है या किसी और को बेच देता है। जैसे ही गिरवी रखेगा, जैसे ही किसी और को बेचेगा, और भी आगे लाइनें दी हुई हैं, उनको बता देती हूँ क्या कहना चाहते हैं। बायर अडॉप्ट्स द ट्रांजैक्शन, या फिर ऐसा कोई काम करता है विच इज कंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ सेलर, सेलर के राइट्स के एग्जाम्पल से समझो। चलो और रिटर्न बेसिस, पसंद आए तो रखना, पड़ना वापस कर देना, ठीक है। आगे गिर बस, या फिर इसने क्या इसको ठीक, तो बी जो काम कर रहा है इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ सेलर, यस और नो। गुड्स को आगे बेचने का राइट, गुड्स को आगे गिरवी रखने का राइट ओनर का होता है, ये समझ आई बात। कंसिस्टेंट सेलर, ठीक है। बायर जैसे ही गुड्स को आगे बेचेगा, ही इज अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, अपने ही गुड्स तो आगे बेच सकता है, किसी और के थोड़ी ना बेच सकता है, ही इज अडॉप्टिंग द, बायर ने जो काम किया है विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द, तो एक्सेप्ट करने के बराबर है। बायर ने जैसे ही ऐसा कोई काम किया विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, यानी कि गुड्स को आगे किसी और के पास गिरवी रख दिया या किसी और को बेच दिया, जैसे ही गिरवी, जैसे ही किसी और को सेल आउट, आगे यहाँ लिख के क्या आ रहा है वो देखो, व्हेन सच एक्ट और अडॉप्शन है, कह रहा है कि जैसे ही उसे आगे बेचा, आगे किसी जाएगा ओनरशिप, समझ आ गई बात। तुम में से किसने बनाया था जो मैंने बनाना है तुम्हें, मैम का पेन चल रहा है तुम्हारा, अभी तो आ रहा है समझ में, बाद में जब पढ़ोगे तब नहीं आएगा, लिखना होता है। एग्जाम्पल अगर मैं कुछ दे रही हूँ ना, तो राइटिंग की हैबिट बनाओ, आगे हेल्प मिलेगी, क्योंकि बेटा थ्योरी सब्जेक्ट है, 10 दिन बाद उठाओगे तो तुम्हें क्या याद रहेगा कि मैम क्या एग्जाम्पल दिया था, या तो रिकॉर्डिंग देखो, और उसे कौन देखेगा, रियल क्लास में नहीं लिख सकता, वो रिकॉर्डिंग देख के लिखेगा, आई डोंट, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया क्या, कर ले इसका प्रैक्टिकल एक बार, प्रैक्टिकल करेंगे तो आईसीआई की लैंग्वेज अपने आप ही आ जाएगी, इसकी दो जगह से करने की जरूरत नहीं है। तो आज यहाँ तक लिया है, कल इसका प्रैक्टिकल लेते हैं, आज अपना टाइम अच्छे से प्रैक्टिकल लेंगे, कल सेक्शन 24 की रीडिंग लगा के आना, इसके 3-4 प्रैक्टिकल हैं, कल करेंगे अपन एक क्लास में, और 1-2 आपको बोलूँ आप करो। कोई क्वेरी है किसी की, बताओ बेटा मुझे। शुभम बाद में इशू सॉर्ट आउट हो गया था क्या, जयंत, दीप, श्रीराम, कोई डाउट है बेटा किसी को, नहीं हो गया था बाद में सॉर्ट आउट। आज यहाँ तक का टॉपिक लो बेटा, और अपन आगे कल इसको कंटिन्यू करते हैं।